गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डिविडेंड पॉलिसी के बारे में बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको दोबारा से याद दिलाना चाहूँगी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअल में 3 इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इसमें हमें लेने पड़ते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है कि हम अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो 3 इम्पॉर्टेंट डिसीजन इसमें हमें क्या क्या लेने पड़ते हैं। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिर है फाइनेंसिंग डिसीजन और थर्ड है डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं हाउ मच मनी इज़ रिक्वायर्ड, कितने पैसे की ज़रूरत है, कैसे पता चलेगा कि हमें कौन कौन सी एसेट्स खरीदनी है। उसमें लिए हम डिसाइड करते हैं कि जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से हमें कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए। तो वो होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें कितने पैसे की ज़रूरत है। सेकेंड है फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसमें हमें ये देखना है कि जितने पैसे की रिक्वायरमेंट है आप उसको अरेंज कैसे करोगे, उसमें डेब्ट कितना रखोगे और इक्विटी कितना रखोगे, कितना पैसा अपना लगाओगे, कितना पैसा उधार लोगे, उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। ये दोनों हम कर चुके हैं। थर्ड है उसके बाद डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन होता है जिसमें आपको ये डिसाइड करना है कि आपको डिविडेंड बांटना है प्रॉफिट में से, या फिर उसको अपनी ही कंपनी में रिटेन करना है ताकि उसमें हम अपनी फ्यूचर ग्रोथ में पैसे को लगा सकें। तो ये दो तो पहले वाले हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे थर्ड, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। डिविडेंड तो हमें पता ही है। डिविडेंड किस लिए यूज होता है टर्म, जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें से हमें शेयर होल्डर्स को एज अ रिटर्न देना पड़ता है उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। शेयर होल्डर को कोई भी हो सकते हैं, दैट में भी प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए डिविडेंड की रेट फिक्स होती है। इक्विटी शेयर्स के लिए, क्योंकि वो रिस्की शेयर माने जाते हैं, उनके लिए डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती है। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें इक्विटी शेयर को कितना डिविडेंड देना है और देना है या नहीं देना है। उसमें भी हमें कंसिस्टेंट अप्रोच को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम कंसिस्टेंट अप्रोच यूज़ नहीं करते हैं तो हमारी मार्केट वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है। देखो, अगर कोई कंपनी है, अगर वो एक लगातार डिविडेंड देती है तो उसकी मार्केट प्राइस बढ़ जाता है, उसकी शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ती है। लेकिन अगर कोई भी कंपनी ऐसी है जो कंसिस्टेंट नहीं दे रही है, बीच बीच में डिविडेंड देती है, कभी कभार तो पूरा साल डिविडेंड नहीं देती है, तो ऐसी फर्म की इमेज बिगड़ जाती है, उसकी गुडविल कम होती है, जिसकी वजह से उसके मार्केट प्राइस पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन में मेनली 2 डिसीजन जो अभी मैं बता रही थी आपको कि 2 लेने पड़ते हैं, डिविडेंड पेमेंट रेशियो और रिटेंशन रेशियो। कितना हम डिविडेंड बांटें शेयर होल्डर में और कितना हम अपने पास रिटेन करें, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम डिविडेंड नहीं बांटेंगे तो उससे हमारे मार्केट प्राइस, हमारी गुडविल जो है वो अच्छी नहीं रहेगी। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट्स तो देखो क्या बेनिफिट होगा। अगर हम डिविडेंड देते हैं तो हमारी गुडविल बढ़ेगी, हम इसी वजह से हमारे शेयर्स के मार्केट प्राइस बढ़ जाएंगे और कांस्टेंट इनकम शेयर होल्डर को हम दे पाएंगे, जिससे कि हमारी मार्केट में पोजीशन बनी रहेगी। और अगर हम अपनी कंपनी में रिटेन करते हैं फ्यूचर ग्रोथ के लिए तो हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि एक तो हमारी ग्रोथ में हेल्प हो जाएगी। अगर कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है मार्केट में तो हम उसका बेनिफिट उठा पाएंगे, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे और टाइम पे अवेलेबल करवा पाएंगे। और अगर कोई अनसर्टेनिटी आती है तो उसको भी हम फेस कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों में ही पैसा लगाना रिक्वायरमेंट है, बट क्वेश्चन ये है कितना कितना पैसा रिटेन करें और कितना पैसा हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें। इसको हम बोलते हैं डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। तो इससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, तो थ्योरी में आ जाता है कई बार टाइप ऑफ डिविडेंड। ये देखिए हमारे पास ये 5 टाइप के डिविडेंड हो सकते हैं। फर्स्ट इज कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड का मतलब जिसमें आप डिविडेंड कैश की फॉर्म में पे कर रहे हैं। सेकेंड है स्टॉक डिविडेंड, जिसमें आप कैश ना देकर शेयर्स इशू कर देते हैं। स्क्रिप डिविडेंड क्या होता है, स्क्रिप डिविडेंड में आप एक प्रोमिसरी नोट बनाते हैं जिसमें आप प्रॉमिस लिखते हैं कि हाँ मैं आपको इतना डिविडेंड दे दूंगा। आपके पास अभी पैसे नहीं है लेकिन आप प्रॉमिस करते हैं कि मैं दे दूंगा। बॉन्ड डिविडेंड, इसमें हम बॉन्ड इशू कर देते हैं कैश की जगह पे और शेयर्स की जगह पे। प्रॉपर्टी डिविडेंड में आप एक प्रॉपर्टी का पार्ट दे देते हैं। प्रॉपर्टी मतलब अपनी अपनी कोई भी आप एसेट दे देते हैं। जैसे कि आपने कहा कि कोई वॉच की कंपनी है तो वो वॉचेस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कैश की जगह पे। और कंपोजिट डिविडेंड क्या होता है लास्ट, कंपोजिट डिविडेंड मतलब कि इनमें से जो आपने 5 ऊपर पड़े हैं ऑप्शंस, उनमें से किसी भी 2 या 3 डिविडेंड को आप मिक्स करके, जैसे आधा कैश दे दिया, आधा आपने शेयर्स इशू कर दिया, आधी आपने कैश दे दी, आधी आपने प्रॉपर्टी दे दी,
तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करके कंपोजिट करके और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, जिसमें सबसे पहले आएगा स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी मतलब जिसमें डिविडेंड स्टेबल है। आप स्टेबल का मतलब ये नहीं है कि फिक्स कर दिया है, फिक्स करने के भी देखो 3 तरीके हैं। मिनिमम अमाउंट कितना फिक्स किया, सबसे पहला है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। ऐसा भी आप कर सकते हो कि आपने डिविडेंड पर शेयर, हर शेयर के ऊपर आपने 5 रुपये का डिविडेंड फिक्स कर रखा है, कांस्टेंट है कि वो तो देना ही देना है। या फिर ये आप कर सकते हो कि कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशो, आपने कहा है जितनी भी नेट प्रॉफिट आएगा उसमें से 12% हम डिविडेंड दे देंगे, तो ये भी एक तरीका है कांस्टेंट डिविडेंड देने का। स्टेबल डिविडेंड में एक ये भी कर सकते हैं आप, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। एक आपने पर शेयर की लिमिट तो फिक्स कर दी, जैसे 5 रुपये हर शेयर के ऊपर आप दे दोगे, प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड, अगर एक्स्ट्रा हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है तो हम एक्स्ट्रा डिविडेंड भी देंगे। तो तीनों में से आप कोई भी फॉर्मेट रखें उसको हम बोलते हैं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, कि हम डिविडेंड फिक्स मतलब स्टेबल देना चाहते हैं, हर साल देना चाहते हैं। लेकिन किसी किसी कंपनी की पॉलिसी क्या होती है, लो रेगुलर डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। इसका मतलब है कि वो एक लो रेगुलर डिविडेंड तो देना चाहते हैं, मतलब कम से कम तो फिक्स कर ही देंगे कि 1000 रुपये तो देने ही है, लेकिन अगर हमारे पास एक्स्ट्रा होगा तो हम एक्स्ट्रा डिविडेंड भी देंगे। यहाँ पे स्टेबल था, यहाँ पे लो रेगुलर एक फिक्स कर देते हैं, लो परसेंटेज एक फिक्स कर दी है, प्लस एक्स्ट्रा दे देंगे, अगर प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा, कम होंगे तो कम। डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग विद अर्निंग पॉलिसी, यहाँ पे कहता है कोई हमने रेट फिक्स ही नहीं की है, मिनिमम रेट कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड है, जितना हमारे पास प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे। पॉलिसी ऑफ नॉट डिविडेंड एट प्रॉफिट, ऐसा भी होता है किसी किसी कंपनी के पास प्रॉफिट तो हो रहे हैं लेकिन उनके पास कैश नहीं है देने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो नो डिविडेंड की पॉलिसी अपना लेते हैं। या फिर उनको लगता है कि मुझे तो अपनी एक्सपेंशन में पैसे लगाने हैं कि मुझे कोई डिविडेंड नहीं देना, तब भी वो क्या पॉलिसी अपनाते हैं, नो डिविडेंड एट प्रेजेंट, कि मुझे अभी कोई डिविडेंड नहीं देना है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फर्म। अगर फाइनेंशियल नीड्स हमारी ग्रो करने की है, अगर हमें अपने बिजनेस की ग्रोथ में हमें बेनिफिट दिख रहा है तो हम ज़्यादा पैसे को रिटेन करेंगे। अगर हमें दिख रहा है कि नहीं हमें तो अपनी फर्म की गुडविल बनानी है, मार्केट प्राइस शेयर के बढ़ने ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, अगर आपकी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी है, जैसे मैंने अभी बताया था स्टेबल है, फ्लक्चुएटिंग है, तो अगर आपकी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी है तो पहले आपको डिविडेंड का पैसा निकालना है, कुछ बचेगा तो आप अपनी ग्रोथ में लगा सकते हैं। लीगल रिस्ट्रिक्शंस, कई बार क्या होता है कि आपको लीगल रिस्ट्रिक्शंस को भी फॉलो करना पड़ता है। अगर मान लो फर्म ने जहां से आपने लोन लिया हुआ उनकी रिस्ट्रिक्शन है कि पहले जो आपके लॉसेज है उनको सेट ऑफ करो, तो आप पहले उनको करोगे फिर उसके बाद डिविडेंड की बात सोचोगे। रिस्ट्रिक्शंस इन लोन एग्रीमेंट, कई बार हमारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से भी आप लोन लेने जाते हो उनकी गाइडलाइंस जो भी दी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि डिविडेंड देना है या ग्रोथ में पैसा लगाना है। लिक्विडिटी, अगर हमारा मेन पर्पस है कि हमें अपनी कैश को भी मेंटेन करना है, तो आपको डिसाइड करने से पहले जब आप डिविडेंड डिसाइड कर रहे हो पहले अपने पास कैश को मैनेज करोगे कि कितना हमें कैश अपने पास रखना है, फिर कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हर चीज़ देखो देखनी पड़ती है। लिक्विडिटी भी जरूरी है, अगर हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं है, पेमेंट करने के लिए, खर्चा निकालने के लिए रूटीन का, तो हम कैसे करेंगे, तो रूटीन का खर्चा निकालने के बाद आप डिसाइड करेंगे। एक्सेस टू मार्केट कैपिटल, देखो इसमें क्या आएगा, इफ अ कंपनी हैज़ अ शॉर्टेज ऑफ कैश एंड एबल टू इशू शेयर्स और डिबेंचर इजीली इन द मार्केट, दैट कंपनी विल is able to pay good dividend even when don't have sufficient cash to pay। देखो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है, आपकी अगर कैपिटल मार्केट में एक्सेस कर सकते हो, कैपिटल मार्केट में क्या होता है, हम शेयर परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो अगर आप आसानी से वहाँ पे शेयर को सेल परचेज कर सकते हो, यानी कभी शॉर्टेज है कैश की तो आप एक्सेस कर सकते हो मार्केट से, मार्केट में अपने शेयर सेल करोगे, कैश आ जाएगी। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो उस केस में भी आपके पास सफिशिएंट कैश है, तब भी आप डिविडेंड को पे कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, अगर हमारी अर्निंग स्टेबल है, अगर हमारी कैपेबिलिटी है स्टेबल डिविडेंड पे करने की, तो ही हमें स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी रखनी चाहिए, अदरवाइज हमें नहीं रखनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनिंग कंट्रोल, अगर हमारी कंपनी में वो कहता है कि इफ कंपनी पे मोर डिविडेंड, अगर कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पे करेगी ड्यू टू दिस लिक्विडिटी पोजीशन गो डाउन, बिल्कुल ऐसा ही होगा ना, पोजीशन को नीचे चली जाएगी उसकी लिक्विडिटी पोजीशन।
अब उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, वो और इशू करेंगे शेयर्स को, क्योंकि अपनी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उनका तो फ़ायदा उठाना है ना। तो जब उनके पास लिक्विडिटी कम थी, उन्होंने और शेयर इशू किए, और शेयर इशू करने के बाद क्या हुआ, जो उनकी ऑनरशिप थी ज़्यादा लोगों में बट गई। देखो क्या होता है, जो शेयर्स परचेज करते हैं उनके पास ऑनरशिप चली जाती है, तो जितने हम शेयर्स ज़्यादा इशू करेंगे ऑनरशिप उतने ज़्यादा हाथों में चली जाएगी, तो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए वो कहता है कि अगर आप अपने हाथों में कंट्रोल रखना चाहते हैं तो आप अपने पास कैश रखेंगे ज़्यादा अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए। अगर आप सोचते हैं कि हम शेयर इशू कर देंगे तो उतना ही कंट्रोल ज़्यादा हाथों में चला जाएगा, तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके बाद नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन ईपीएस। देखो अर्निंग पर शेयर पे भी इफेक्ट पड़ता है। अर्निंग पर शेयर पे कैसे इफेक्ट पड़ता है इसके अंदर, देखो अगर हमारे पास बहुत इफ़ वी पे मोर डिविडेंड बट हैविंग लेस कैश, अभी मैंने पीछे एग्जांपल लिया था कि अगर हमारे पास कैश कम है लेकिन हमें डिविडेंड देना है तो क्या करेंगे, हम शेयर इशू करेंगे, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है उनको अवेल करने के लिए। आपको पता है जैसे ही नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं वैसे ही हमारा ईपीएस कम हो जाता है। देखो अगर 50,000 की अर्निंग थी हमारी, 50,000 का प्रॉफिट था, 5,000 शेयर में बट रहा था, 10 रुपये दे रहे थे हम हर शेयर के ऊपर, लेकिन आपने और इशू किए, आपने शेयर इशू कर दिए 5,000 और, क्योंकि आपके पास कैश नहीं थी। तो देखो अब कितने शेयर हो गए, 10,000। वही 50,000 जो पहले 5,000 में बट रहे थे अब वो 10,000 में बटेंगे। तो अब कितना दे रहे हो आप, हर शेयर के ऊपर 5 रुपये दे रहे हो, तो ईपीएस कितना हो गया, 5 रुपये। तो वो यही कह रहा है आप जो भी डिसाइड करते हैं डिविडेंड रेशियो या डिविडेंड की पॉलिसी, उससे ईपीएस पे भी इफेक्ट पड़ता है, तो हमें वो भी ध्यान में रखना है। फर्म्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, फर्म एक्सपेक्टेड रेट ऑफ क्या रिटर्न होती है, वो रिटर्न होती है जो इन्वेस्टर्स फर्म से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी हमें कितना प्रॉफिट देगी, कितना डिविडेंड देगी। इफ इन्वेस्टर्स हैव लेस एक्सपेक्टेशन, अगर उनकी एक्सपेक्टेशन कम है कंपनी से तो क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी लेस होगा। अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लेस है तो दिस अफेक्ट द गुडविल, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि आप अच्छा दोगे, तो गुडविल भी इफेक्ट करेगी और मार्केट प्राइस भी कंपनी का डाउन चला जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपको कैसे उसको उभरना है, उस सिचुएशन से आपको ज़्यादा डिविडेंड देना है। अगर आप ज़्यादा डिविडेंड देंगे, अपने पास कम रखेंगे, तो उससे क्या होगा, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगी, मार्केट प्राइस बढ़ेगा, आपकी गुडविल बढ़ेगी। तो ये भी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। इन्फ्लेशन, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है तो कंपनी को अपने पास ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटीज़ होंगी, आगे फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो आप कैसे अपनी फर्म को चलाएंगे, उसके लिए हमें पैसा रखना चाहिए। जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी, अगर जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी सर्टेन है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो सर्टेन चल रही है कि हाँ फिक्स है, कुछ चेंजेस नहीं आने वाले हैं, तो उस केस में आपको डिविडेंड ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी गुडविल मेंटेन करनी है और अपनी इमेज को इंक्रीज करना है। लेकिन अगर अनसर्टेनिटी है मार्केट में, आपको ये नहीं पता कि कल क्या होगा, मुझे लॉस भी हो सकता है, मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है, कैसी भी कंडीशन आ सकती है, तो उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको अपने पास पैसा ज़्यादा रखना चाहिए। तो ये थे सारे फैक्टर्स जो हमें ध्यान में रखने हैं डिविडेंड पॉलिसी को बनाते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको सभी को अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी थ्योरीज ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। थैंक यू।